Hello everyone, welcome to the QHSE Concept channel for another exciting video. And today we have brought the video on do's and don'ts, we call them. Do's is what you should do and don'ts are which should avoid at all cost. So जो करना चाहिए वो और जो नहीं करना चाहिए साइट पे वर्कशॉप में आप कोई भी कंपनी में है तो दिस इज़ अ स्मॉल वीडियो फॉर दैट तो ये जो फैब्रिकेटर है, वेल्डर है या क्यूसी इंस्पेक्टर है, ये सबको मालूम होना चाहिए। स्पेशली वेल्डिंग इंस्पेक्टर को मालूम होना चाहिए कि फैब्रिकेटर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, या वेल्डिंग इंस्पेक्टर या फॉर एग्जांपल वेल्डर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये उसको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तब जाके वो अच्छा वेल्डिंग इंस्पेक्टर बन सकता है। तो दिस वीडियो विल हेल्प ऑल दोज पीपल हु आर ऑन साइट। तो मैं देखता हूँ कि लोग यूट्यूब वीडियो में या इसमें प्रिपरेशन करते हैं या देयर आर अदर टेक्निकल वीडियोस अवेलेबल ऑन द चैनल, पर ये कोई नहीं सिखाता है कि साइट पे आप जब जाते हैं या जब आप एवरीडे काम करते हैं क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। एक टिपिकल साइट का मंझा हुआ खिलाड़ी ही ये समझ सकता है बाय एक्सपीरियंस। फिर हम लोग को ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वीडियो जो है ये दुबई और यूएई के कंपनीज में ये सारे जो सिस्टम्स है, सऊदी, ओमान, कतर, पूरा मिडिल ईस्ट में ये जो चीज़ है ये फॉलो होता है और बहुत ही स्ट्रिक्ट है यहाँ का एनवायरनमेंट, क्योंकि ऑयल एंड गैस रिलेटेड या इंडस्ट्रियल रिलेटेड भी होगा तो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कानून का बहुत अच्छा है। और जैसा आपने देखा है कि प्राइवेट ज़िंदगी में जैसा सिटी में कानून का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा है, उसी तरह इंडस्ट्री में भी कानून मतलब रूल्स, लॉज, कोड्स एंड स्टैंडर्ड का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही अच्छा है। इसके विपरीत हमने देखा है कि हमारे देश में जिस तरह सिटी में कानून इतना अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेड नहीं है, उसी तरह फिर यही जो हमारा जो सिस्टम है ये इंडस्ट्री में भी आता है और इंडस्ट्री में भी अच्छी तरह से ये लागू नहीं हो पाता है। और मैंने देखा है कि बहुत लोग ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है और ओनर हो या जो भी इंचार्ज हो वो इजीली इसको मैनिपुलेट करके प्रोडक्ट को अच्छी तरह से नहीं बना पाता है। बिकॉज ये जो सिस्टम है ये हमारे निजी ज़िंदगी से आता है, ये हमारे सिटी से आता है, ये हमारे आम आदमी के ज़िंदगी से आता है। तो इफ़ द सिटी इज़ प्रॉपरली इम्प्लीमेंटिंग ऑल द रूल्स, लॉज स्ट्रिक्टली, देन ओनली आप कंपनी में जाके ये एक्सपेक्ट कर सकता है। इसीलिए वी शुड ट्राई आवर बेस्ट, पीपल लाइक मी हु हैव गिवन 25 years to the industry, we need to educate our people. एटलीस्ट हमारे जो वेल्डिंग इंजीनियर, जो वेल्डिंग इंस्पेक्टर जो अभी इंडिया से नए सीख के आएंगे तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। जो स्टूडेंट्स हैं अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जो भी बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए ये हेल्पफुल होगा ये जानने के लिए कि अगर आपने कोई जॉब सिलेक्शन किया है बाहर आने के लिए इंडिया से, तो यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और आप इंडिया में भी ये वीडियो देख के अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकता है। और ऑफकोर्स इसके लिए बहुत समय चाहिए, आपको टॉप मैनेजमेंट को इम्प्रेस करना पड़ेगा, टॉप मैनेजमेंट को ये बताना पड़ेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी कंट्रोल क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, ये मॉड्यूल बहुत ही एक्साइटिंग है और आपको आई एम होपिंग पसंद आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा फोटोग्राफ्स के साथ मैंने ये जो प्रेजेंटेशन शूट किया है। तो पहले आते हैं आरएफआई में। आरएफआई मतलब रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन। जब भी कोई इंस्पेक्शन होता है अगले दिन, उसके एक दिन पहले हम लोग ये इंस्पेक्शन फॉर ये क्लाइंट को भेजता है। ये क्यों भेजता है? क्योंकि क्लाइंट को पता चले कि कल के दिन क्या क्या इंस्पेक्शन शेड्यूल्ड है। तो आप देख सकते हैं मैं एक टिपिकल फॉर्मेट लेके आया हूँ। ये फॉर्मेट में मैंने जो अनवांटेड है ये सब निकाल दिया है, जो किसी कंपनी का हो सकता है। मैंने ये जेनेरिक फॉर्मेट ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो क्यूसी इंस्पेक्टर ऐसा फॉर्मेट लेके क्लाइंट को भेजता है और इसमें आप देख सकते हैं जॉब नंबर है, आरएफआई नंबर है, प्रोजेक्ट नंबर है, फिर डेट है, फिर क्लाइंट का कौन सा क्लाइंट है उसका नाम है। तो उसमें हो सकता है सऊदी अरब को हो सकता है कई बड़े बड़े ऑयल एंड गैस कंपनी हो, या आपका ही कोई क्लाइंट हो सकता है। फिर आईटीपी नंबर होना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि बहुत सारा बार ये आरएफआई पेंटिंग वाला भी यूज़ करता है, स्ट्रक्चरल वाला भी यूज़ कर सकता है, पाइपिंग वाला भी यूज़ कर सकता है। तो अगर आईटीपी नंबर आप डालेगा तो क्लाइंट को समझ में आ जाएगा कि ये कौन से टाइप का इंस्पेक्शन है। तो वैसे भी आपको यहाँ नीचे सिविल, स्ट्रक्चरल, पाइपिंग में ये आप सिलेक्ट वैसे भी कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आपने देखा है कि ये
सीरियल नंबर होगा, एक्टिविटी इंस्पेक्शन डिस्क्रिप्शन, आपको यहाँ पे लिखना है क्या इंस्पेक्शन आप ऑफर कर रहा है क्लाइंट को। ओके, ये कौन सा एरिया है, मतलब आप लिख सकते हैं आपका वर्कशॉप में अगर 10 बे है या 4 वर्कशॉप है तो आप लोकेशन लिख सकता है, फिर डेट टाइम लिख सकता है अच्छी तरह से। फिर बाद में लिख सकते हैं कि आपका इंस्पेक्शन है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है और क्लाइंट का इंस्पेक्शन है, तीनों में क्या टाइप का इंस्पेक्शन है, सो दैट क्लाइंट को समझ जाएगा ओके इसमें थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, वो भी आ रहा है, और ये जो कंपनी है जिसका है वो भी आने वाला है। मैंने जस्ट एक 3 लेटर वर्ड यूज़ किया है इसके लिए, सो दैट पता चले कि ये कौन से कंपनी में इंस्पेक्शन। आपका कोई कंपनी होगा जिसका नाम रिलायंस है तो आप REL लिख सकता है। तो बहुत सारा कंपनी से आप किसी भी तरह से आपका प्रोसीजर में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। फिर ITP का जो होल्ड पॉइंट्स है, आपको मैं एक सिंपल ITP लेके आया हूँ। ये एक्चुअली एक जैकअप रिग बनाने वाला ITP है। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड पार्टी इसमें DNV क्लास है, क्लास रूल्स है इसमें एप्लीकेबल है, डेट है, फिर इसमें डॉक्यूमेंट नंबर है, क्लाइंट है, प्रोजेक्ट है, सब कुछ होता है इसमें। बाकायदा लोगो होता है दोनों कंपनी का, आई मीन क्लाइंट का और कॉन्ट्रैक्टर का। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है और क्लास रूल्स रेफरेंस भी दिया हुआ है, और आपको कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट फॉर प्रोसीजर, कौन से प्रोसीजर से वो इंस्पेक्शन आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो ये भी नज़र इसमें दिया हुआ है। और वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट क्या है, मतलब ये इंस्पेक्शन के ख़त्म होने के बाद आपको एक फिटअप रिपोर्ट बनाना है, इसके बाद एक आपको वेल्ड ऑडिट रिपोर्ट बनाना है, इसके बाद एक QC चेकलिस्ट बनाना है, उसमें साइन करना है। तो आप ये देख सकते हैं इसमें किस किस का विटनेस है और किस किस का ये होल्ड पॉइंट है। यहाँ पे कुछ कुछ में आप देखिएगा कि ये रिव्यू पॉइंट है खाली। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेगा कि अगर हीट नंबर या यूनिक ID नंबर नहीं होगा किसी प्रोजेक्ट में मटेरियल पे, तो उसको नहीं यूज़ करना है फैब्रिकेटर या वेल्डर ने, या वेल्डर ने देख लिया तो उसको पता चलेगा कि हाँ ये कुछ गलत हुआ है यहाँ पे। QC इंस्पेक्टर तो देखता ही रहता है, बट वेल्डर फैब्रिकेटर के आंखें ज़्यादा है। अगर हम लोग देखेगा तो 10 फैब्रिकेटर या 15 वेल्डर के पीछे एक QC होता है, तो उनके आंखें ज़्यादा है। तो अगर ये सब लोग इन्वॉल्व हो जाएगा साइट में तो फिर कोई भी साइट में गड़बड़ी होने का चांस बहुत कम है। सो यूनिक ID या हीट नंबर नहीं लिखा हुआ है मटेरियल पे, प्रॉपरली मार्क नहीं किया हुआ है बाय पंचिंग या बाय बाय मार्कर, वो मटेरियल को यूज नहीं करना है, उसको क्वारंटीन में डाल देना है। और क्वारंटीन क्या है, क्वारंटीन एक ऐसी जगह है साइट पे जहाँ पे रेड मार्क लगा हुआ रहता है, रेड टेप, और उसमें वो मटेरियल हम लोग वहाँ पे रखते हैं जिसको रिजेक्ट किया हुआ है या होल्ड पे रखा हुआ है या प्रॉब्लम है किसी में जिसका जो अभी सॉल्यूशन नहीं आया, तो ऐसा सब जगह पे आपको उसको मूव कर देना है। या अगर ये बहुत बड़ा मटेरियल है, जैसे कि एक बहुत बड़ा पैनल है जिसको बार बार हम लोग मूव नहीं कर सकते क्योंकि बार बार मूव करने से मैनआवर का लॉस हो जाता है कंपनी का, तो वो वहीं पे रेड टेप डाल के एक बड़ा बोर्ड डाल सकता है कि क्वारंटीन। फिर आते हैं हम लोग चेक मटेरियल ग्रेड एंड ड्राइंग विथ द ड्राइंग। मैंने ये QC इंस्पेक्टर के फर्स्ट पार्ट में भी कवर किया है कि QC इंस्पेक्टर का क्या रोल है। तो QC इंस्पेक्टर का ये रोल है, इसका ये मतलब नहीं है कि फैब्रिकेटर का ये रोल नहीं है। तो फैब्रिकेटर जब फिटअप ऑफर करता है ही शुड बी चेकिंग द मटेरियल ग्रेड विद ड्राइंग, और जब ड्राइंग में कोई ग्रेड दिया है तो ही शुड नॉट सब्स्टिट्यूट दैट मटेरियल विदाउट इंजीनियरिंग अप्रूवल। सो समझो S355 चाहिए और उस जगह पे उसने S275 JR लगा दिया, इसका मतलब ये ड्राइंग का उल्लंघन है। तो ड्राइंग का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तो इंस्पेक्टर आके भी यही पकड़ेगा और बाद में ये NCR या बहुत बड़ा मसला बन सकता है। तो हर एक फिटअप वाले को जो फैब्रिकेटर है इसको ये सोच के काम करना चाहिए। सो आपके एरिया में जो भी कंपनी का फैब्रिकेशन मैनुअल है या फैब्रिकेशन का मेथड स्टेटमेंट्स है या बहुत सारा मेथड स्टेटमेंट्स आ जाता है, तो ये सब आपको पढ़ना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि वो क्या लिखा है। और अगर आपको नहीं समझ रहा है कि कोई इंग्लिश में लिखा है या कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, तो आप हमेशा दोस्त को बिना झिझक बोल सकता है कि ये मुझे एक्सप्लेन करो तुम। फिर इस पर आप डिबेट भी कर सकता है कि मेरे ये साइट में ऐसा था, ये साइट में ऐसा क्यों नहीं है। तो इसी से चीज़ इम्प्रूव होता है और बाद में प्रोसीजर भी अपडेट होता है। कुछ लेसन लर्न है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि ट्यूबुलर पे वेल्डेबल प्राइमर लगा हुआ है। ये एक अच्छा सिस्टम है जिससे ये वेल्डिंग बहुत अच्छी तरह से होता है और फिर ग्राइंडिंग करना नहीं पड़ता है। अगर CNC कटिंग के बाद आपने ये वेल्डेबल प्राइमर लगा दिया, जिंक रिच वेल्डेबल प्राइमर,
तो ये वेल्डिंग के साथ भी प्रॉब्लम नहीं करेगा और बाद में ये बेवल को भी रस्ट होने नहीं देगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम लोग फिटअप करता है और बाद में द वेल्डर विल कम अराउंड 3 days 4 days एज पर द वेल्डर्स अवेलेबिलिटी, तो ये उसको रस्ट होने नहीं देता। और एक बार आपने देखा है ये जो टी जॉइंट है, अगर इसमें अगर अंदर से अगर रस्ट हो गया तो फिर बाद में अंदर जाके कौन क्लीन करेगा, तो पॉसिबल ही नहीं। इसलिए ऐसी जगह पे ये वेल्डेबल प्राइमर इंस्टॉल होता है और इसमें ये वेल्डिंग में अलाउड भी है और ये एसेंशियल वेरिएबल भी नहीं है। और इसमें अगर आपने पीक्यूआर स्टेज में ही ये वेल्डेबल प्राइमर लगा के अगर रन किया है पीक्यूआर, फिर तो सोने पे सुहागा है, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर कटिंग बोर्ड को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि ये जो इसमें अगर स्लैग आ गया तो इसमें प्लेट बराबर बैठता नहीं है और बाद में ये प्रॉब्लम करता है। इसलिए इसको हमेशा हर 1 महीने में क्लीन करना जो बहुत ज़रूरी है। सो फैब्रिकेटर्स जो है ना मैनुअल कटिंग करता है, तो उनके लिए ये नोजल जो है, ये नोजल बहुत ही क्लीन होना चाहिए। जितना ये नोजल क्लॉग्ड होगा उतने ये जब गैस इसमें से पास होगा या जब ये इसमें से फ्लेम आएगा तो ये फट 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 करके ये आवाज़ आएगा और बाद में ये मटेरियल को भी ख़राब करेगा, आपका टाइम भी ज़ाया होएगा। तो आपको शुरुआत में दिन में जब शुरू करता है फैब्रिकेटर, ही शुड बी क्लीनिंग दिस नोजल एंड नाइट, शाम को भी जब व्हेन द जॉब इज फिनिश्ड ही शुड बी रूटीनली क्लीनिंग दिस। सो टिप नोजल जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर QC इंस्पेक्टर को मालूम होना चाहिए कि which cutting tip will cut how much thickness. For example, if somebody is using 20 mm steel and he is using pressure gas and then he is using cutting nozzle of a different number, then you can catch him and you can tell him that this is wrong practice, because it will either not cut the accurate, or maybe he will spend too much gas, or maybe he will cut inaccurately. So टूल्स एंड टैकल्स को बहुत ही क्लीन रखना है, रीडेबल होना चाहिए। आपके पास टेप है, मेजरिंग टेप है, वो अच्छी तरह से पढ़ने को आना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट एबल टू रीड दिस 1 mm 2 mm मार्क्स, देन यू डोंट यूज दैट मेजरिंग टेप। सो मेजरिंग टेप शुड बी ऑलवेज इन द गुड कंडीशन। सेम वे राइट एंगल हो गया या आपका हैमर हो गया, इट शुड बी ऑल्सो इन अ वेरी गुड कंडीशन। सॉरी। सो इफ बटरिंग इज रिक्वायर्ड, इन्फॉर्म QC। बटरिंग क्या होता है एक्चुअली? जब हम लोग प्रीवियस स्लाइड में देखा कि अगर उसने नोजल टिप क्लीन नहीं किया तो नेचुरली उसका कटिंग में प्रॉब्लम आएगा और वो जो कट करेगा तो उसमें जैग्ड सरफेसेस आ जाएगा, तो फिर वो बेवल वेल्डिंग के लिए लायक नहीं है। इसलिए वो लोग क्या करता है, वेल्डर को बुलाता है और इसमें थोड़ा थोड़ा वेल्डिंग टचअप करवाता है। बहुत सारा कोड्स एंड स्टैंडर्ड में क्लियरली दिया हुआ है कि 10 mm के ऊपर ये बटरिंग अलाउड नहीं है। तो अगर 10 mm के भी ऊपर हो गया तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ये बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होना चाहिए, प्री हीट होना चाहिए, फिर वेल्डिंग होना चाहिए, क्योंकि इधर जाके फ्यूचर में वेल्डिंग आने वाला है। सो ये बेवल बनने वाला है, तो इसमें बहुत ही केयर लेने का ज़रूरी है। QC को ये विटनेस करना चाहिए बटरिंग, और ये साइट में एक जनरल रूल होना चाहिए कि कोई भी बटरिंग नहीं करेगा बिना QC को इन्फॉर्म किए। बटरिंग होने के बाद यूजुअली इसको MPI किया जाता है जस्ट टू चेक कि बेवल ठीक से बना है कि नहीं। तो फिटअप को जो है डेब्रिस फ्री रखना है, क्लीन रखना है, एकदम अच्छा टैक वेल्ड होना चाहिए, और वो फिटअप देखते ही वेल्डर को लगना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ वेल्डिंग क्लीनली मार सकता है विदाउट एनी रिपेयर। फिर जो पेरेंट मटेरियल डैमेज है, जो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे भी टेम्पररी अटैचमेंट की वजह से बहुत सारा ग्राइंडिंग किया हुआ है। तो ये जो ग्राइंडिंग है ये मिनिमम आपको करना है, मिनिमम आप कोशिश करना चाहिए कि ग्राइंडिंग होना चाहिए पेरेंट मटेरियल पे, क्योंकि पेरेंट मटेरियल पे जब ग्राइंडिंग हम लोग करते हैं तो इसका थिकनेस रिड्यूस हो जाता है और बाद में क्लाइंट ऑब्जेक्ट कर सकता है कि ये मैं नया मटेरियल के लिए पे कर रहा हूँ, तो वी विल बी रिजेक्टिंग दिस प्लेट। इस तक नौबत आ सकता है और मैंने बहुत बार देखा है ऐसा होते हुए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ग्राइंडिंग रिमूव करने के लिए 2 mm या 3 mm तक इसको CNC कट करना है और बाद में थोड़ा सा ग्राइंडिंग करते 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 आपको वो निकाल देना है और बाद में MPI करवाना है। फिर टैक वेल्डिंग का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं अपने यहाँ पे कुछ बैड टैक वेल्डिंग का एग्जांपल्स लाया हूँ। देखो बैड टैक वेल्डिंग, इसमें बहुत अंडरकट है, बहुत ख़राब दिख रहा है। दिस वन इज ऑल्सो नॉट गुड बिकॉज यू कैन सी अंडरकट हियर।
So that is not a good practice. Tack welder should look very neat and clean, and it should be very good tack, very strong, and it should be withstanding the stress. So if you are fabricating a vessel, or let's say आप कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा है, तो वहाँ पे आपको नजर आएगा ये जो 90 डिग्री कट्स है, ये 90 डिग्री कट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेस करोजन बाद में स्ट्रेस एरिया बन जाता है, और ये बाद में ये एक्चुअली कोड के स्टैंडर्ड्स के लिए अलाउड नहीं है। तो जहाँ तक हो सके ऐसा कर्व्ड कट करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि यूजुअली ये फाइनल प्लेट फिटअप नहीं होता है, यूजुअली ये बारी बारी के फिटअप में होता है। तो ये टाइम पे ये ऐसा 90 डिग्री कट्स को अवॉइड करना चाहिए फैब्रिकेटर। So do not use open mouse holes if not shown in the drawing. Consult QC supervisor or welding engineer. So for example, जिधर भी ये माउस होल है, ये माउस होल एक्चुअली करना ही पड़ता है बहुत बार वेल्डिंग के लिए। So इसके लिए फिर आपको एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा कि वो माउस होल आप कैसे क्लोज कर रहा है, और ये टेक्निकल क्वेरी भी रेज करना चाहिए क्लाइंट को कि किस जगह पे आप माउस होल को क्लोज कर सकता है, किस जगह पे आप माउस होल क्लोज करने का ज़रूरत नहीं है। बिकॉज क्या होता है कि माउस होल कुछ जगह पे अलाउड है, पर कुछ जगह पे अलाउड नहीं रहता है। अगर हाई क्रिटिकल जॉइंट है तो ये यूजुअली अलाउड नहीं रहता है। हमने देखा है कि प्राइमरी स्टील, प्राइमरी वेल्डिंग में माउस होल अलाउड नहीं होता, बट क्या होता है कभी कभी वो अनिवार्य हो जाता है और उसको करना ही पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में माउस होल को हम लोग बंद कर देता है बाय देयर इज अ प्रोसीजर टू डू दैट। फिर हमेशा हम लोग को नया नया प्लेट जब हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग बहुत बार देखते हैं कि थोड़ा बहुत फिटिंग नज़र आता है। तो ऐसा फिटिंग वाला प्लेट नहीं यूज़ करने का, क्योंकि बाद में ये फैब्रिकेशन में चला जाता है, बाद में ये रिजेक्ट हो जाता है, बाद में फिर आपका बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। देन यू विल हैव टू रीडू द होल थिंग। फिर मिसअलाइनमेंट जो है, अभी फॉर एग्जांपल ये जो स्टिफनर लगाया हुआ है, ये 2 लेवल के बीच में का स्टिफनर है। ये एक स्टिफनर है, आपने यहाँ पे भी देखा होगा एग्जाम्पल। तो इसके नीचे का जो मेंबर है ये प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए इसको, नहीं तो फिर ये लोड ट्रांसफर कैसे करेगा 2 फ्लोर के बीच में। सो आपने यहाँ देखा कि ये जो थोड़ा सा मिसअलाइंड है, यहाँ होना चाहिए उसको, ये साइड में है। इसका मतलब ये लोड ट्रांसफर नहीं करेगा और यहाँ पे बकलिंग हो जाएगा फ्यूचर में। तो ये रिजेक्ट है, और इस तरह से जो हमको पकड़ना चाहिए मिसअलाइनमेंट। फिर हम लोग देखा है कि फॉर टेम्पररी वेल्डिंग के लिए जब रिलीज करता है तो प्रॉपर रिस्ट्रेंट रखना चाहिए, सो दैट डिस्टोर्शन नहीं होना चाहिए होएगा। तो फैब्रिकेटर को अगर कोई छोटा छोटा आइटम वो फिट कर रहा है तो उसके साथ में उसको रिस्ट्रेंट भी वेल्ड करना चाहिए। और बहुत बार हमने देखा है कि वेल्डिंग के लिए ऐसा हम लोग बहुत हैवी वेट भी रखता है, सो दैट डिस्टोर्शन कंट्रोल में रह सके। फिर रेगुलेटर्स का जो चेक है, रेगुलेटर्स जो गैस के लिए यूज़ करते हैं वो एकदम रीडेबल होना चाहिए। उसमें अगर ग्लास टूटा हुआ हो तो वो यूज़ नहीं करना चाहिए, और वो गैस जो मॉनिटर करता है वो प्रॉपरली इसमें फंक्शन होना चाहिए वो रेगुलेटर। फिर साइट में हमेशा WPS पोस्टेड होना चाहिए। WPS बाकायदा, ये जो भी WPS हम वेल्डिंग इंजीनियर बनाता है ये हम लोग के ऑफिस के लिए नहीं होता है, ये एक्चुअली साइट के लिए होता है। सो all the WPS must be posted at the site so that it can be read by the welder and it is known to everybody. So fabricator वहाँ से रूट गैप चेक कर सकता है, वेल्डर WPS चेक कर सकता है, कौन सा रॉड उसको यूज करना है, ये सब उसको उसमें पता होता है। फिर गैस कंजम्पशन, अगर आप ब्रेक में जा रहे हो, लंच टाइम एंड ऑल दैट, तो ये गैस कंजम्पशन को आपको टच चेक में रखना है, ऑफ करना है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है CAW या मिग-मैग वेल्डिंग का फ्लो मीटर है, तो आपको ये फ्लो मीटर से पता चलेगा कि गैस चालू है कि नहीं। फिर ये शार्प एज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो भी स्टील हम लोग बनाते हैं वो पेंटिंग में जाता है, स्पेशली स्ट्रक्चरल स्टील है तो वो पेंटिंग में जाएगा। तो इसके लिए जो शार्प एज रिमूव करना है वो शार्प एज रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि पेंटिंग में नेस का रिक्वायरमेंट है कि 3 mm शार्प एज रिमूव होना चाहिए। तो ये आपको वेल्डिंग के बाद इमीडिएटली करना है, या आप फिटअप के टाइम पे भी ये कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये कोई QC मिस करना नहीं चाहिए।
इसके बारे में मैंने QC ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक वीडियो में भी मैंने ये कवर किया है ये टॉपिक। फिर बहुत बार देखा गया है कि डायमेंशन डिस्टॉर्शन हो जाता है, इसलिए हीट स्ट्रेटनिंग करना पड़ता है स्टील में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये स्टील को थोड़ा हीट करके दोबारा से प्रॉपर डायमेंशन में लाया गया है। तो ये जो एक्टिविटी है ये एक्चुअली कंट्रोल्ड एक्टिविटी है, इसके पीछे प्रोसीजर होता है। सो नो फैब्रिकेटर शुड बी डूइंग दिस। यूजुअली फैब्रिकेटर को सुपरवाइजर बोल देता है ओके इसको हेड स्ट्रेटन करना है, थोड़ा गर्म कर दो ये ठीक हो जाएगा। बट एक्चुअली जब आप गर्म करता है तो कितना टेम्परेचर पे आप करता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मटेरियल का माइक्रोस्ट्रक्चर और ये मेटलर्जी में प्रॉब्लम बाधा क्रिएट करने वाला मैटर है। सो इसके पीछे प्रोसीजर है। इसको 550 डिग्री से ज़्यादा नहीं यूज़ करना, नहीं हीट करना चाहिए। फिर इसको टेम्पल स्टिक के साथ चेक करते रहना चाहिए। और इसमें बहुत सारा इसके लिए ये QC के साथ करने वाला एक्टिविटी है, चेक करते करते करने वाला एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी के लिए ITP में हम लोग का हमेशा होल्ड पॉइंट रहता है। फिर ये हमेशा वर्क प्लेस जो है आपका जो एरिया है जहाँ पे आप पाइपिंग स्ट्रक्चर ये सब रखता है, तो ये वॉकवे के एकदम फ्री होना चाहिए। नहीं तो वॉकवे में अगर ये सब मटेरियल आ गया तो आदमी फिर चलेगा कहाँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारा मैंने देखा है कि वर्कशॉप इतना बिजी रहता है और कि पूरा वॉकवे भी फुल कर देता है और आदमी चल नहीं पाता है ठीक से। तो ये जो बहुत ही केयर लेने का काम है ये सबको मालूम होना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट है। फिर ड्राइंग हमेशा लेटेस्ट होना चाहिए। QC को हमेशा चेक करते रहना चाहिए ड्राइंग साइट में ये लेटेस्ट यूज़ कर रहा है कि नहीं यूज़ कर रहा है। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए हम लोग। फिर हमने देखा है कि ओल्ड ड्राइंग सुपरसीडेड ये स्टैम्प के साथ साइट में होना चाहिए, क्योंकि ओल्ड ड्राइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है नए ड्राइंग के साथ, क्योंकि ओल्ड ड्राइंग रेफर करना पड़ता है बहुत बार। इसीलिए इसको रखना है तो रखिए, बट सुपरसीडेड स्टैम्प के साथ रखिए। फिर हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि पेंट होने के बाद भी कुछ वेल्डिंग करना पड़ता है। तो इसके लिए जो आपको प्रिपरेशन करना है वो बहुत ही हाई लेवल का प्रिपरेशन, मतलब ये जो थिक मटेरियल आता है जिसको हम लोग फायर ब्लैंकेट बोलते हैं, वो अगर आपने साइड में रखा प्रॉपरली तरीके से तो आपका पेंट डैमेज नहीं होगा, क्योंकि पेंटिंग बहुत ही एक्सपेंसिव मामला है। पेंट करने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, इसलिए ये वेल्डिंग से भी दुगना का खर्चा है। तो इसके लिए जो भी वेल्डिंग हो, या तो वेल्डिंग के बाद पेंटिंग करना चाहिए, या तो पेंटिंग के बाद भी कुछ वेल्डिंग यहाँ वहाँ करना हो तो पेंट को आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना है। तो पेंट रिमूवल, बहुत बार पेंट रिमूवल करता है लोग। आपने देखा ये फोटो में किस तरह से ये पेंट रिमूव कर रहा है बेवल बनाने के लिए, और पूरा इसने फ्लोर को गंदा कर दिया। तो इस फ्लोर को ये पेंट के साथ अगर मिक्स हो गया तो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होने का चांस है। तो इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके टारपोलिन डाल के फिर ही पेंट निकालना चाहिए। यूजुअली अगर आपको पेंट ग्राइंडर से नहीं निकालना है, पेंट ग्राइंडर से निकालना बहुत बुरा कंसेप्ट है, क्योंकि इससे मटेरियल का थिकनेस भी कम होने का चांस है। इसलिए आपको इसको ब्लास्टिंग करके निकाल लेगा तो आइडियल है ये। तो इम्प्रॉपर पेंट रिमूवल से हमको बचना चाहिए और प्रॉपर ब्लास्टिंग करके ही इसको करना चाहिए। सो कुछ डूज एंड डोंट्स है जिसका फोटो नहीं डाल सकता है आपको। सो 1/3 वेल्डिंग मिनिमम करना चाहिए बिफोर स्टॉपिंग द वेल्डिंग। दिस इज फॉर द हेवी थिकनेस वॉल जॉइंट्स। देन प्री हीट, अगर प्री हीट इंपॉर्टेंट है जॉइंट के लिए, WPS में प्री हीट दिया है, देन प्री हीट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डन। Then temporary attachment should not be removed by hammering. Very important point. Then don't damage the base material by gouging or hammering. So gouging या hammering करने का जरूरत नहीं पड़ना पड़ेगा आपको। इस तरह से you have to behave. Then don't grind too much after NDT cleaning. Do not grind too much for NDT cleaning. Try to do buffing. So बहुत बार मैंने देखा है कि NDT के लिए अच्छा सरफेस चाहिए UT के लिए, इसलिए लोग बहुत ग्राइंड करता है, बफिंग करता है। बहुत सारा क्लीनिंग के लिए वो ग्राइंडिंग करता है। उसको ग्राइंडिंग नहीं करना चाहिए, बफिंग करना चाहिए। अब ग्राइंडिंग से 1 या 2 mm उड़ा देगा, उससे अच्छा बफिंग किया तो 10 या 15 माइक्रोन ही सिर्फ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप बफिंग करें। सो डोंट ट्राई टू डू बटरिंग विदाउट QC परमिशन। ये मैंने आपको बोला, बटरिंग कभी भी नहीं करना चाहिए बिना QC परमिशन के।
फिर हीट स्ट्रेटनिंग का मैंने ऑलरेडी बोला आपको। फिर क्लीन फुल जॉइंट बिफोर स्टार्ट टू वेल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इनसाइड पाइप, अगर कोई डस्ट है, डब्रिस है, तो इसको निकालना चाहिए बाय एयर ब्लोइंग करके, क्योंकि बाद में ये पाइप जाता है साइट में, इरेक्ट हो जाता है और हाइड्रोटेस्ट के टाइम पे पता चलता है कि उसमें बहुत सारा कचरा है। तो क्यूसी को हमेशा ये चेक करते रहना चाहिए और हमेशा पाइप का जो एंड्स है वो बंद होना चाहिए। फिर वेल्डर आईडी हमेशा लिखना चाहिए जॉइंट के बाजू बगल में। फिर कभी पेंटिंग को डैमेज नहीं करना चाहिए वेल्डिंग और कटिंग से, और फायर ब्लैंकेट का यूज़ करना चाहिए, ये मैंने आपको बताया बाय फोटोग्राफी। फिर WPS का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ये है। ठीक है, ये सब रिपीट हो गया है। फिर NDT के लिए सफाई के दौरान ये भी मेरा रिपीट हो गया। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि ये एक छोटा सा डू एंड डोंट ऑन साइट का वीडियो था। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इतना वक्त निकाल के ये वीडियो को देखा, और मैं आशा करता हूँ कि अगला वीडियो वी विल कम आउट एंड वी विल हम पूरा CSWIP का चैप्टर्स करेंगे एंड तक 3.1 कोर्स का, सो दैट आने वाले लोग स्टूडेंट्स हैं जो वो प्रिपेयर कर सकते हैं, जो आज एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ये प्रिपेयर कर सकता है। And this channel will always give your relevant information and data. Thank you very much to be part of our channel. Please like, subscribe and share this to everyone you know in your company.